हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। आज इसमें हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। अंडरग्राउंड वाटर, भूमिगत जल से बनने वाली स्थलाकृतियाँ हैं, उनका अध्ययन हम आज करेंगे। भूमिगत जल के कार्य और उत्पन्न स्थलाकृतियाँ, इन्हें कार्स्ट स्थलाकृतियाँ भी कहते हैं। भूमिगत जल जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, उसके द्वारा किस तरह से अपरदन और निक्षेपण के जो कार्य हैं वो किए जाते हैं, उस विषय में के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। भूमिगत जल से तात्पर्य है जो वर्षा का जो जल है वो विभिन्न रूपों में धरातल की ऊपरी सतह से रिस कर निचली सतह में वो प्रवेश करता है। जो चट्टानें होती हैं, पारगम्य चट्टानें, जो पारगम्य चट्टानें होते हैं उससे रिस कर भूमि के अंदर प्रवेश करता है। भूमि के अंदर प्रवेश करता है तो यही भूमिगत जल कहलाता है, अंडरग्राउंड वाटर। जब वर्षा होती है, वर्षा का जो जल है धरातल के ऊपर गिरता है और जो चट्टानें होती है, जो पारगम्य चट्टानें, तो उन जो जल है इन चट्टानों को पार करके भूमि के अंदर है रिस जाता है, वहां भूमि के अंदर एकत्रित हो जाता है। तो भूमिगत जल के कार्य, जो भूमिगत जल है इसके दो तरह के कार्य हैं, जैसे अपरदन और निक्षेपण। तो सबसे पहले हम अपरदनात्मक कार्य हैं इसके पढ़ेंगे। भूमिगत जल के अपरदनात्मक कार्य। अपरदनात्मक कार्यों में पहला है घुलन क्रिया, फिर जलगति क्रिया, अपघर्षण और सन्निकर्षण। तो ये अपरदनात्मक कार्य है भूमिगत जल के। पहले है घुलन क्रिया। देखो, घुलन क्रिया में जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल जो होता है वो असक्रिय होता है। असक्रिय यानी वो क्रिया नहीं करता है। जो शुद्ध जल होता है वो क्रिया नहीं करता है, वो असक्रिय होता है। लेकिन जब इस जल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जब इसमें मिल जाती है तो ये जो जल है ये जल क्रियाशील हो जाता है, और एक सक्रिय घोलक कारक का निर्माण होता है, सक्रिय घोलक कारक। और जो ये घुलन क्रिया है, घुलन क्रिया सबसे पहले ऊपरी धरातल पर होती है। जो घुलन क्रिया है, देखो, ये सबसे पहले जो ऊपरी धरातल है पृथ्वी का, वहां पर ये घुलन क्रिया होती है। जब चट्टानों के जो घुलनशील पदार्थ है वो जल के साथ जब घुल जाते हैं तो यहाँ की जो चट्टानें हैं इनमें छिद्र हो जाते हैं। इन चट्टानों में क्या होते हैं? छिद्र हो जाते हैं। जब ऊपरी धरातल की चट्टानों में जब छिद्र हो जाते हैं तो जो जल होता है वो भूमि के अंदर
जो घुलन क्रिया है वहां भी होगी। तो घुलन क्रिया वहां भी होगी, तो चट्टानें क्या है, चट्टानें कमजोर होगी और ढीली पड़ जाएगी, ढीली पड़ जाएगी। तो जो घुलन क्रिया है, इसको देखो, जो शुद्ध जल है वो असक्रिय होता है, असक्रिय होता है। लेकिन जब जल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जब मिल जाता है, जो गैस है ये मिल जाती है, तो एक सक्रिय घोलक कारक का रूप ये धारण करता है। और जो घुलन क्रिया है वो सबसे पहले ऊपरी धरातल पर होती है, ऊपरी धरातल पे होती है। तो चट्टानों के साथ ये क्रिया करती है और चट्टानों के जो घुलनशील पदार्थ है उन्हें अपने साथ मिला लेती है। जो चट्टानों के जब घुलनशील पदार्थ जब इस घोलीकरण में मिल जाते हैं तो छिद्र या रंध्र का निर्माण होता है। तो उन छिद्रों से जो जल है वो भूमि के अंदर प्रवेश कर जाता है। जब जल भूमि के अंदर प्रवेश करता है तो वहां पर भी यह घोलन क्रिया होती है, जिससे जो चट्टानें हैं वो कमजोर पड़ जाती है और ढीली पड़ जाती है और उनका वियोजन हो जाता है। चट्टानों का वियोजन हो जाता है। तो यह कि घुलन क्रिया। तो नेक्स्ट है फिर जल गति क्रिया। जल गति क्रिया यानी जल की गति। देखो, जो भूमिगत जल होता है, भूमिगत जल, इसकी जो गति होती है, भूमिगत जल की जो गति होती है वो मंद होती है, गति मंद होती है भूमिगत जल की। तो जो जल गति क्रिया होती है तो वो वहां पे नगण्य होती है। तो देखो, जल गति जो क्रिया है इसमें जो चट्टान कमजोर हुई है, ठीक है, तो जो चट्टान कमजोर हो गई है तो इसका जो अपरदन होगा, यानी जल गति क्रिया, जो जल क्या करेगी फिर इस चट्टान के जो कमजोर हो गई है इसके जो भाग को अपने साथ बहा के ले जाएगी। मगर जल गति क्रिया बहुत ही यहाँ नगण्य होती है। नगण्य इसलिए होती है क्योंकि भूमिगत जो जल है उसकी जो गति है वो मंद होती है, इसका वेग मंद होता है। तो जल गति की जो क्रिया है वो महत्वपूर्ण नहीं होती, महत्वपूर्ण नहीं होती। अब महत्वपूर्ण इसलिए नहीं होती क्योंकि भूमिगत जल का जो वेग होता है वो बहुत ही मंद होता है। फिर नेक्स्ट है अपघर्षण। तो अपघर्षण की जो क्रिया है वो भी नगण्य ही होती है यहाँ भूमिगत जल में। अपघर्षण, देखो, भूमिगत जल के साथ चलने वाले जो छोटे छोटे कण होते हैं, जैसे रेत है, कंकर पत्थर है, तो ये चट्टानों को रगड़कर, घिसकर और घर्षण द्वारा उनका अपरदन करते हैं। लेकिन यहाँ जो जल का वेग मंद यहाँ कम होता है। इसलिए जो अपघर्षण की जो क्रिया होती है, अपघर्षण की क्रिया वो नगण्य होती है। देखो, अपघर्षण तभी होगा जो जल है उसकी गति तेज होगी, वो तेजी से जो पत्थर, जो रेत है, कंकड़ पत्थर है, वो चट्टानों पे रगड़ करती है। लेकिन यहाँ गति मंद होती है, इसलिए जो अपघर्षण की जो क्रिया है वो भी यहाँ नगण्य होती है। नेक्स्ट है सन्निकर्षण।
देखो सन्निकर्षण में जो सन्निकर्षण की जो क्रिया है उसमें जो चट्टानों के जो टुकड़े होते हैं वो आपस में टकराते हैं, उसे ही सन्निकर्षण की क्रिया कहते हैं। लेकिन भूमिगत जल में ये जो क्रिया है वो बहुत ही नगण्य होती है, क्योंकि भूमिगत जल की जो वेग है वो मंद होता है, उसकी गति कम होती है। तो जो भूमिगत जल है उसकी जो अंदर जो पृथ्वी के अंदर जो जल की गति होती है वो बहुत ही मंद होती है, जबकि पृथ्वी के ऊपर जो जल की गति है वो बहुत अधिक होती है। बाढ़ आ जाते हैं, शहर भी तबाह हो जाते हैं। लेकिन भूमिगत जो जल है उसका जो वेग है वो बहुत ही मंद होता है। तो ये जो क्रियाएं हैं वहां इतनी अच्छे से संपन्न नहीं हो पाती है जितनी पृथ्वी ये जो धरातल के ऊपर होती है। अब नेक्स्ट है परिवहन कार्य। तो भूमिगत जल का परिवहन कार्य, परिवहन कार्य। देखो परिवहन का मतलब जैसे किसी चट्टान का है, अपरदन हुआ है तो अब उसका परिवहन होगा। तो लेकिन जैसा कि आपको बताया है कि जो भूमिगत जल है उसकी परिवहन गति बहुत ही मंद होती है, तो इसलिए जो परिवहन जो कार्य है वो भी यहाँ नगण्य होगा। परिवहन कार्य यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है, परिवहन महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि भूमिगत क्यों नहीं है, क्योंकि भूमिगत जल की गति मंद होती है। तो परिवहन कार्य है वो भी यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है। और भूमिगत जल में जो पदार्थ होते हैं, जो घुलनशील पदार्थ होते हैं वो घोल के रूप में पाए जाते हैं। पदार्थ घोल के रूप में पाए जाते हैं। जो पदार्थ होते हैं वो घोल के रूप में ही पाए जाते हैं भूमिगत जल में। तो ये थे भूमिगत जल के अपरदनात्मक कार्य। अब हम पढ़ेंगे भूमिगत जल के ये निक्षेपण कार्य। निक्षेपण यानी जो मलबा है उसका निक्षेप करना, एक स्थान पर उसे जमा देना, तो निक्षेपण कार्य पढ़ेंगे। अब हम भूमिगत जल के निक्षेपण कार्य। अब भूमिगत जल के निक्षेपण कार्यों में जो घुलन क्रिया होती है उसके कारण भूमिगत जल में कई प्रकार के रासायनिक खनिज पदार्थ मिल जाते हैं। अब कई तरह के जब रासायनिक खनिज पदार्थ मिल जाते हैं तो इसमें अवसाद अधिक हो जाता है। जब अवसाद अधिक हो जाता है तो फिर निक्षेपण कार्य होता है। और जो भूमिगत जल है इसका वेग बहुत ही कम होता है। जैसे ही अपरदन होता है तो बड़े बड़े जो कण होते हैं वो नीचे बैठने लगते हैं। तो भूमिगत जल में अपरदन और जो निक्षेपण कार्य है ये साथ साथ ही चलते हैं। तो जो देखो इनमें जो भूमिगत जल है इनमें जो निक्षेपण है वो किन किन कारणों से होता है। देखो इस पहला कारण है, पहले कारण में यह है कि जो भूमिगत जल का वेग अत्यंत मंद होता है, अतः थोड़ा सा भी
हो जाता है। तो निक्षेपण के क्या क्या कारण रहेंगे? तो जो भूमिगत जल है इसका जो गति है बहुत ही कम होती है। अगर थोड़ा सा भी इसमें अवरोध आ जाए तो निक्षेपण का कार्य तुरंत ही हो जाएगा। उसके बाद जैसे भूमिगत जल है, भूमिगत जल, अगर इस भूमिगत जल का किसी कारण से ताप बढ़ जाता है, अगर ताप बढ़ जाता है तो जो जल है वो भाप बनकर उड़ जाता है। ताप बढ़ जाता है तो जल भाप बनकर उड़ जाता है। जब जल भाप बन के उड़ जाएगा तो इससे जो जल का आयतन है उसमें कमी आती है। इससे जल के आयतन में कमी आती है। तो जल के आयतन में जब कमी होती है तो जल की जो घोलन शक्ति है वो कम हो जाती है। तो जल का आयतन जब कम होगा तो जल की जो घोलन शक्ति है वो कम हो जाती है, जिससे निक्षेपण का कार्य होता है। इसके विपरीत देखो, जब जो भूमिगत जल है, यहाँ तो देखो ताप बढ़ गया था, अगर भूमिगत जल का तापमान जब कम हो जाता है तो भी जो घोलन शक्ति है वो कम हो जाएगी। तापमान अगर देखो जब बढ़ता है तब भी इसकी घोलन शक्ति कम हो जाती है, और जब तापमान कम होता है तब भी इसकी घोलन शक्ति है वो कम हो जाती है, और घोलन शक्ति कम होते ही निक्षेप का कार्य होता है। नेक्स्ट बिंदु है इसमें, अधिक दाब के कारण घोलन क्रिया इसमें बढ़ जाती है। देखो ये सेकेंड पॉइंट और तो थर्ड पॉइंट है ये ताप पे आधारित है। अब चौथा पॉइंट है दाब। देखो अगर दाब अधिक होता है तो घोलन क्रिया तेज होगी या अधिक होगी। अगर दाब अधिक होगा तो जो घोलन क्रिया है वो अधिक हो जाएगी। अगर दाब कम हो जाएगा, अगर दाब कम होता है तो जो घोलन क्रिया है वो कम होगी। अब जो घोलन क्रिया है वो कम होते ही निक्षेपण का कार्य होगा। फिर नेक्स्ट बिंदु है जो भूमिगत जल है, महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो भूमिगत जल है, भूमिगत जल की घोलन क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पर निर्भर करती है। ठीक है, अगर CO2 की मात्रा अधिक है तो घोलन क्रिया अधिक होगी। अगर CO2 की मात्रा कम है तो जो घोलन क्रिया है, CO2 की मात्रा अगर अधिक है तो घोलन क्रिया अधिक होगी। अगर CO2 की मात्रा कम है तो जो घोलन क्रिया है वो कम होगी। जब घोलन क्रिया कम होगी तो पदार्थों का निक्षेपण होगा। उसके बाद अंतिम बिंदु है कि जो घोलन क्रिया है, इस घोलन क्रिया में अगर शैवाल
जो शैवाल अगर इसमें बीच में आ जाते हैं तो भी ये जो घोलन क्रिया कम हो जाती है, एक अवरोध बीच में आ जाता है। जैसे पहला बिंदु बताया था, कोई भी अवरोध आने पर जो जल है उसके बीच में जब शैवाल आ जाते हैं तो जो घोलन क्रिया है वो कम हो जाएगी, जिससे पदार्थों का निक्षेपण होगा। तो ये अपरदनात्मक और निक्षेपण हमने भूमिगत जल के पढ़ लिए हैं। जो भूमिगत जल से जो आकृतियां वो बनती है वो मुख्य रूप से जो चूना चट्टानें होती है उसके द्वारा बनती है, और CO2 का इसमें मुख्य योगदान होता है, और भूमिगत जल है उसकी गति मंद होती है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।